है नरसंहार, लक्ष्य को चिरे हर अक्षरवान। शूटर तेरे पीछे हो धड़कन जाम, बेटे गाड़ी से न कर तू गर्दन बार। दिल्ली की ठंड बर्दाश्त कर ले रहे हो इसमें? वर्दी गर्मी आ गई है। आएगा न गलियों का व्यापार सीख, मेरे आगे आए रखना तो व्यवहार ठीक। दौड़ में न फंसू ये है बेकार चीज, मेरी माँ बोले बेटे आना मैदान जीत। शूटर तेरे पीछे हो धड़कन जाम, बेटे गाड़ी से न कर तू गर्दन बार। चमचमाती वर्दी में आज जो खूबसूरत से आप हमारे भाई देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले से सराय एक छोटा सा गांव है, वहाँ से हैं। बहुत इंस्पिरेशन भाई की स्टोरी है। नितिन कुमार इनका नाम है। बहुत से बच्चों को शायद ना पता हो, क्योंकि थाने के दरोगा जी को सब पहचानते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर को भी अमूमन लोग जानते हैं, लेकिन ये हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर कस्टम डिपार्टमेंट में। अगर हम बाहर से कोई सामान आता है, आप कोई महंगा बैग लेके आते हैं या कोई भी चीज़ आती है लग्जरी गुड्स या जो बाहर से एक्सपोर्ट होता है, तो उस पर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। वो कलेक्ट करने का काम डेस्क जॉब भी है, फील्ड जॉब भी है, वो ये कस्टम डिपार्टमेंट करता है। और उसी में जो है भाई प्रिवेंटिव ऑफिसर हैं। ये गांव से हैं। इनके बड़े भाई भी प्रिवेंटिव ऑफिसर हैं। इनके बड़े भाई इनसे काफ़ी सीनियर हैं। उनका प्रमोशन हो गया, वो क्या सुप्रिटेंडेंट बन चुके हैं। 6 साल हो गए सुप्रिटेंडेंट का करते हुए। हाँ। और ये अभी सिलेक्ट हुए हैं। इनकी एक मैगजीन में फोटो आई, नासिन की मैगजीन थी वो, सुवादुगल। हाँ, और दोनों भाइयों का, और उसमें टाइटल था, मैंने डाला भी था, दी प्रिवेंटिव ब्रदर्स। कितनी बड़ी बात है, दी प्रिवेंटिव ब्रदर्स। एक गांव से जहां इतनी सुविधाएं नहीं है, जहां कंपटीशन का कोई माहौल नहीं है, जहां बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ खासकर एसएससी की इतनी तैयारी नहीं करते, वहां से एक ही घर में 2 भाई प्रिवेंटिव ऑफिसर हों। और कितने गर्व की बात होगी इनके माँ बाप के लिए। और इनके पिताजी खुद एक ट्यूशन टीचर है। ट्यूशन टीचर और फार्मर। वो बहुत खुश होंगे। हाँ, बहुत खुश हैं सर। मतलब किसी पिताजी के लिए ऐसा दोनों लड़के इतनी अच्छी पोस्ट में चले जाएं और दोनों एक जगह हों और तो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही गर्व की बात है। और जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ था तो वो लोग भी मतलब मैं वीडियो बनाता हूँ, बट उस दिन मैं सो रहा था सिलेक्शन वाले दिन, और मेरे फ़ोन आया चाचा के लड़के का कि रिजल्ट आ गया है। क्योंकि मैं सो रहा था तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया, तो उसने भैया के पास किया कि नितिन का रिजल्ट आ गया है, उसका सिलेक्शन हो गया। मुझे पता नहीं है किस चीज़ में हुआ है, बट उसका सिलेक्शन हो गया। हाँ। तो भैया ने बोला कि देख के बताओ, तो उसने देख के बताया कि प्रिवेंटिव हुआ। अब सब कोई सो रहा था, क्योंकि हम लोग एक ट्रिप से आ रहे थे और सब थके थे, सब कोई सो रहा था। तो भैया आगे बताया कि सर पापा नितिन का सिलेक्शन हो गया। तो पापा बोले क्या? तो मतलब वो थोड़ा सा सरप्राइज हुए और बोले कि रात को रिजल्ट आया था 12 मार्च को, 11:55 या 56 के आसपास आया था। और उसके बाद मुझे जगाया गया, बोले तुम प्रिवेंटिव इंस्पेक्टर में। मैं बोला, भैया से बोला, भाई देखो मजाक नहीं। क्योंकि मैं बहुत पिछले बार बहुत फेल हो चुका है, ऐसा मजाक। तो बोला कि पागल हो क्या, मैं ऐसा मजाक क्यों करूंगा तुम्हारे साथ। तो बहुत खुशी हुआ। फिर थोड़ा सा इमोशनल सीन चलने लगा। सीजीएल 2024 के थ्रू ये सिलेक्ट हुए। सीजीएल 2024। लेकिन उससे पहले भी कई अटेम्प्ट इन्होंने दिए। शुरू से शुरू करते हैं भाई। तो जैसे मेरा स्कूलिंग जो हुआ उतना अच्छा नहीं हुआ, और मैं गांव के, हम मतलब तीनों भाई, मैं बड़ा भाई और मेरी बड़ी बहन, मैं सबसे छोटा हूँ घर पे। हाँ। तो तीनों लोग प्राइमरी में पढ़े पहले। एक गांव के प्राइमरी में जो होता है, हाँ। दोपहर को मिड डे मील खाते थे और अपना ऐसे चलता था। उसके बाद मैं 10 तक सरकारी, भैया और दीदी सब सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं, क्योंकि पैसा नहीं था पिताजी के पास कि वो बड़े स्कूल में भेज सके। एक मिनट, जो ये एक्सक्यूज देते हैं ना, हम सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, प्राइमरी से पढ़े हुए हैं, हिंदी मीडियम में दिन भर ये रोना रहते हैं, आप अपनी कमजोरी को दिखाओ। ये सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, हमने तो कमाल किया है। आज तक भैया कभी फर्स्ट डिवीजन से नहीं पास हुआ, ना हाई स्कूल, ना इंटर, ना ग्रेजुएशन। बट उसने मेन टाइम पे मेहनत की और सिलेक्शन हुआ। तो मेरी स्कूलिंग हुई, और इसके बाद जैसे भैया लोग अपना पास करके अपना निकल गए। हाँ। तो जब मैं हाई स्कूल में था और मैं सरकारी स्कूल में ही था, मैं प्रॉपर हिंदी मीडियम से हूँ। अभी मेरी बातचीत में आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये कई शब्द ऐसे बोल रहा है जो ज़्यादातर लोग इंग्लिश में बोलते हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। हाँ। तो मैं प्रॉपर हिंदी मीडियम से हूँ। तो भैया ने 11-10 में था तो भैया का सिलेक्शन हुआ, तो उसने बोला कि अब इसको अच्छे स्कूल पे डाल। तो मुझे थोड़ा सा अच्छे स्कूल, विद्या मंदिर टाइप जो मेरे स्कूल के आसपास है, वहाँ पे डाला गया मेरे को। तो अच्छा। उसके बाद इंटर हुआ मेरा, तो ये हुआ कि तैयारी क्या करनी है। तो पढ़ाई में शुरू से अच्छे थे? पढ़ाई में मतलब मेरा क्या था कि मैथ अच्छी थी, क्योंकि पिताजी मैथ के टीचर थे।
हाँ। मैथ इंग्लिश उन्होंने बेस बना दिया था, बाकी मैं बहुत अच्छा नहीं था, मतलब एवरेज था, बट मैथ मुझे पसंद थी। मैथ मतलब मुझे अगर मैथ मुझे आ नहीं रही फिर भी मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है। हाँ। कोई भी एक भी बार भी मेरे मैथ चढ़ जाती थी कि नहीं ये ऐसे होता है। बिल्कुल। तो ऐसे चलता था क्योंकि पिताजी बेस बना रखे थे हम लोगों को मैथ का। और इंटर जैसे हुआ मेरे को तो मुझे पता नहीं था क्या करना है, क्योंकि इंटर के बाद मतलब पता था मुझे कि एसएससी में कर सकता हूँ क्योंकि भैया हो चुका था। तो भैया आपके भैया को उस टाइम पे कैसे पता चला एसएससी के बारे में? क्या हुआ कि भैया की स्टोरी है, क्योंकि वो पहले फोर्स में जाना चाहता था बट उसकी एक आई वीक हो गई थी बहुत। हाँ। तो उस चक्कर में फोर्स में नहीं जा पाया। तो भैया पापा ने बोला कि एसएससी करो, तो भैया बोला कि एसएससी बहुत बड़ा है, मेरे बस का नहीं। तब इंटरव्यू भी होता था, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। हाँ। तो भैया बोला कि मेरे नहीं। तो पिताजी बोले कि देखो अपने अगर तुमको निकलना है, ये सब जो हम लोग झेल रहे हैं, ये सब चल रहा है जो हमारे जीवन में, उसका केवल एक माध्यम है पढ़ाई। पढ़ाई से ही हम लोग निकल सकते हैं। ना हमारे पास पैसा है कि हम लोग बहुत बड़ा बिजनेस कर दें, ना कोई बैकग्राउंड है हम लोगों के पास कि हम लोग कुछ भी कर सके और इससे निकल सके। अगर निकलना है तो तुम ही दो लोग हो, पिताजी बोले, ये और ये, और निकाल सकते हो, नहीं तो हम लोग फिर से 25-30 साल ऐसे चलेंगे जब तक आगे का नहीं पता। हाँ। तो भैया बोला कि ठीक है मैं करता हूँ। तो भैया ने एसएससी गया और फतेहपुर में ऐसे मतलब उसको भी नहीं आइडिया नहीं था कि एसएससी ऐसे। तो भैया ने बोला कि कोचिंग गया तो वहाँ बोले कि एसएससी कर लो। तो भैया ने बोला कि ठीक है। और फतेहपुर में ही उसने कोचिंग की, ऑफलाइन, क्योंकि तब ऑनलाइन नहीं चलता था, 14 में 15 में उतना ऑनलाइन नहीं था। उसके बाद भैया ने पिताजी बोले मुझे इलाहाबाद जाना है। हाँ। तैयारी करने, क्योंकि वहाँ उतना वो नहीं कर पा रहे थे। तो पिताजी बोले कि नहीं, इलाहाबाद जाने का मतलब है खर्चा। और पिताजी महीने का मुश्किल से 2-2.5 हज़ार रुपए कमा पाते थे, उसमें से 3 लड़कों को पढ़ाना, घर का खर्चा, और इलाहाबाद के कैसे खर्चा देते। तो भैया बोले कि नहीं, यहाँ पे सर्कल चला देते, कोई भी लड़के आते तो नया बैच शुरू कर देते और मैं कंप्लीट नहीं होता। तो सिलेबस चलता ही रहता है। हाँ। तो भैया बोले कि अगर ऐसे टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। फिर पिताजी बोले कि ठीक है। पिताजी की एक अच्छी बात थी कि वो अगर हम लोग बोल दिए उनसे कि हमको ये करना है तो वो मतलब वो ये नहीं कहते थे कि पैसे नहीं है, वो थोड़ा समझाते थे कि ऐसे कर लो तो थोड़ा सा इजी रहेगा। क्योंकि पैसे की इंतजाम उन्हीं करना था। मैं छोटा था, मुझे उतना आइडिया था नहीं। सॉरी। तो क्या होता था कि अब भैया गया, पिताजी ने भेजा कि चलो अच्छा जाओ। तो अब 2000, अब वहाँ भैया खर्चा ही 3-4 हज़ार आता था। हाँ। तो कभी भी डायरेक्ट पिताजी ने भैया को 3 से 4 हज़ार भेजा ही नहीं, क्योंकि उनके पास पैसा होता ही नहीं था। भैया ने बोला कि देखो तुम जा रहे हो, अब तुम्हारे ही हाथ में है सब कुछ। और पिताजी बोले भैया से, तुम जा रहे हो, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, और अब आना तो भाई कुछ करके ही आना। भैया बोला कि ठीक है। और मतलब भैया के लिए पिताजी माताजी ने किया, बट मेरे लिए 3 लोगों ने किया। आपके भाई का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो जिस दिन भैया का सिलेक्शन हुआ, और मतलब वो बहुत बड़ा दिन था, और मुझे भी याद है, आज भी याद है कि मैं 5 रुपए लेके गया था पार्टी करने। तो मतलब 5 रुपए की मैंने टॉफ़ी बांटी थी अपने दोस्तों में। तो बहुत याद है मेरे को। और जबरदस्त भाई, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी। और उसके बाद गांव में एसएससी, आज भी गांव में लोग लड़के एसएससी करने में डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा, अपने आप को कम आंकते हैं लोग, कम आंकते, क्योंकि जो मैं गरीब हूँ, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड ठीक नहीं है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, बेकार हूँ, और ब्लेम फिर वो सारे लोगों पे। मैं हिंदी मीडियम से हूँ, भैया हिंदी मीडियम से थे, दीदी भी हमारी हिंदी, दीदी की शादी हो चुकी है। जीजा जी होते हुए वो भी जीएसटी इंस्पेक्टर थे, वो रिटायर, अभी रिजाइन करके वो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में रेवेन्यू ऑफिसर हैं। तो हम लोग प्रॉपर हिंदी मीडियम से थे, प्रॉपर। मतलब मैंने पहले इंग्लिश का मॉक दिया था तो मेरे 12 से या 17 नंबर थे, और वहाँ से 45 नंबर और 131 नंबर ऐसे लाना। तो 12वीं के बाद जब आपको पता तो चल गया कि मुझे करना है कुछ, 12वीं के बाद मैं लग गया। ग्रेजुएशन में फिर क्या शुरू कर दिया था? मैं ग्रेजुएशन में मैंने बैचलर बीए किया था। इधर बीए साइड में चल रहा था, इधर मैं प्रिपरेशन कर रहा था। हाँ, ये फायदा होता है, किसी बच्चे को पता लग जाता है ना कि मुझे ये करना है, तो 12th के बाद ही या ग्रेजुएशन में शुरू कर देते हैं। तो जैसे पिताजी 12th तक पढ़े हैं, बट उनको जो नॉलेज है वो बहुत तगड़ी है। मैंने उनसे बोला मुझे बीएससी करना, तो वो बोले कि नहीं बीएससी मत करो, तुमको ग्रेजुएशन से मतलब है, तुम ग्रेजुएशन करो। बीएससी करके क्या, तुमको पढ़ना पड़ेगा बीएससी में, उधर तुमको सिलेक्शन लेना है। हाँ। करने गवर्नमेंट जॉब है। तो वो बोले कि बीएससी करो,
तो बीए करो। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं बीए करता हूँ। तो बोले कि बीए करते रहोगे और इसके बाद इधर साइड में प्रिपरेशन करते रहोगे तो दोनों हो जाएगी, इधर ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा उधर पेपर दोगे निकालोगे। तो ये मतलब वो उन्होंने मेंटर किया हम लोगों को कि ऐसे करना है। बिल्कुल तो सही मैंने बात। बीए किया। बीए करता गया, इधर बीए की ओर मैं एग्ज़ाम देने जाता था। और बीए करता गया था, जैसे मेरा हिंदी लिटरेचर से मैं पोस्ट ग्रेजुएट भी हूँ। अच्छा। ठीक है, तो हिंदी लिटरेचर से तो मेरा हिंदी ठीक है। और मतलब तो मैं क्या करता था कि पेपर की बीए के दिन क्या करता था, जैसे पेपर में देखता था कि किसका पेपर है, देखता सूरदास। तो मोबाइल में रहता सूरदास मेन टॉपिक, तो वो आते थे सूरदास से रिलेटेड, मैं जाके एग्जाम में लिख देता था। मैंने कुछ सच में बोलूँ तो मैंने पढ़ाई नहीं की बीए की, मैं केवल फोकस था सीजीएल पे। आपने तो बीए की नहीं करी, हम तो बीटेक करके बीटेक में नहीं करी। तो मैंने एमए भी कर लिया, एमए भी नहीं की मैंने। तो मतलब ऐसे चलता। और इसके बाद मेरी तब प्रिपरेशन इधर चली। तो 2020 में प्रिपरेशन मैंने शुरू की एसएससी की सीरियसली। और इसके बाद मेरा डाउनफॉल शुरू हुआ और मुझे लगा था कि मैं शायद 1 या 2 अटेम्प्ट में निकाल लूँगा। बट 2020 के बाद मैं 21 में एलिजिबल हुआ कि मैं दे सकता हूँ, क्योंकि 21 ग्रेजुएशन पूरी हुई। 22 में मैंने सीजीएल और सीएसएल पहला दिया। पहले मैंने सीएसएल नहीं दिए और पता नहीं, मुझे फॉर्म का भी नहीं पता, ऐसे मैं बहुत मजे में था पहले। हाँ, सीरियस नहीं थे। तो 22 में मैंने पहला सीएसएल दिया और सीजीएल दिया। तो 22 में सीजीएल थी, सीजीएल 22 में ही सिलेबस चेंज हो गया था सीजीएल का, पैटर्न चेंज हो गया था। तो मैं क्योंकि पिछले पैटर्न से मैं तैयारी कर रहा था 200 मार्क्स वाला। हाँ। तो 200 मार्क्स वाला, तो मैं प्री में अच्छा स्कोर में रहा था मॉक में। तो मैंने भैया बोला कि यार ये चेंज हो गया, अब मैं कैसे करूँगा। तो भैया बोला कि तुम्हारे लिए बस थोड़ा चेंज हुआ है, ये तो सबके लिए चेंज हुआ है। भैया बोले कि वो रिपीटर्स को हटाने के लिए कभी कभी करते हैं, कुछ पैटर्न चेंज कर देते हैं कि जो 4 साल से तैयारी करके बिना पढ़े दे के निकाल ले रहे हैं, उनके लिए है ये सब। तुम तैयारी में हो, तुम पढ़ो, अपने हिसाब से करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे लगा क्योंकि मेरे लिए जो था वो फैमिली सपोर्ट बहुत बड़ा था। हाँ। मैं कहीं भी गिरा हूँ वो लोग उठाए मेरे को, मैं अपने आप से नहीं उठा, वो लोग उठाए मेरे को। तो मैंने किया। तो 22 में मैंने सीएसएल दिया। तो सीएसएल में मेरा कुछ 270-72 नंबर था मेंस में। प्रीलिम्स मेरा क्लियर हुआ, 150 के ऊपर था, और 272 या 73 था। मेरा 12 या 13 नंबर से सिलेक्शन सीएसएल में रुका था। सीजीएल में मेरा नंबर अच्छा था मेंस में, क्योंकि सीजीएल की कट ऑफ तब गई थी 114 गई थी और मेरे 126 नंबर थे प्रीलिम्स में। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो कट ऑफ उसकी कम गई थी, पोस्टल असिस्टेंट मुझे पोस्ट मिल रही थी 2022 में। बट मैं कंप्यूटर में 1 नंबर से रह गया था। हाँ। कंप्यूटर में मैं फेल हो गया था, क्योंकि मुझे 22 में ये नहीं पता था कि कंप्यूटर में सीपीटी नॉन सीपीटी अलग से मतलब था वहाँ पे लेकिन मैंने उतना गौर से देखा नहीं। और मैंने ऐसे कंप्यूटर पढ़ के ऐसे पूरे मारा है, मैं बोला इतना तो पास हो जाऊँगा। बट मैं वहाँ से एक या 2 नंबर से, मुझे क्लियर ही नहीं है, बट 1 या 2 नंबर से हुआ था, फेल हुआ था। तो मैंने बोला कि अरे फेल हो गया मैं, तो थोड़ा सा दुख हुआ। बट ये था कि शुरुआती है और पहला अटेम्प्ट दिया है, तो थोड़ा सा सुकून था कि चलो यहाँ तक आया हूँ, अगले में निकाल दूंगा। तब तक मेरे को खोज लिया था आपने? तब तक खोज लिया था, आपको मिल चुके थे आप। और मैथ बेस पिताजी ने, लेकिन मैथ को जो अच्छे लड़के जो होते हैं ना, जो मैथ अच्छा होता है, सब हमसे पढ़ते हैं। जब हाँ देखो मैं क्या बोलता हूँ ना कि आपको जो पढ़ाने का तरीका वो यूनिक है थोड़ा सा, और मतलब आप थोड़ा नई ट्रिक, नई चीज़ें को साथ लाते हैं, नए सवाल अपडेटेड लाते हैं, तो सब चीज़ें बढ़िया लाते हैं, तो वो बहुत फ़ायदा करता है बहुत। आप जैसे कोई एग्जाम होता है ना सीजीएल, तो उसके पहले जो यूट्यूब में आप 30 या 25 क्वेश्चन के सेट कराते हैं कई पेपर, वो जो मैं हमेशा करता था, मैंने कभी भी उसको नहीं छोड़ा। जो और जैसे कोई पेपर हुआ आप उसके सवाल लेके आए यूट्यूब में कि बेस्ट सवाल, वो हमेशा करता था। ये क्योंकि तुम जैसे कोई पेपर हुआ वहाँ 350 सवाल आए, अब हम 350 लेके बैठेंगे, तो मुझे पता है मैं 350 सवाल नहीं करूंगा, देखता जाऊंगा कौन से मुझे नहीं आ रहा है, देखता रहूंगा कौन से। बट आप जो लेके आते हैं वो 50-60, उसमें मुझे पता चले फिल्टर रिसर्च वाला काम खत्म ही कर देते हैं, तो वो टाइम बचता है। तो क्योंकि जो प्रिपरेशन अब चल रही है, जो कंपटीशन चल रहा है ना, वो टाइम बचाने का काम, जितना टाइम आप दे सकते पढ़ाई में, क्योंकि घंटे गिनने से अब नहीं होगा, कितने घंटे पढ़ रहे हो इससे नहीं होगा, कितना पढ़ रहे हो, कितना पढ़ने का टाइम निकाल पा रहे हो, ये जरूरी है। मैं बताऊं कि कोई भी पेपर होता है, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, उसमें हज़ारों क्वेश्चंस होते हैं। 50 शिफ्ट में पेपर हुआ, 1250 सवाल से एचएसएल के, मैंने उसमें से टॉप 100 छांट के करा दिए। पढ़ पूरी दुनिया रही है, बैच से ऑनलाइन ऑफलाइन दुनिया भर की सीरीज, मैराथन क्लास, ये वो चल रहा है। ये बहुत इनिशियल फेज़ है तैयारी का, बहुत बेसिक फेज़।
फाइनल अगर किसी बच्चे को सिलेक्शन चाहिए तो गांठ बांध लीजिए कि जो हम बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं किसी भी एग्जाम के, चुपचाप वो करते रहिए, उसी में से पेपर फंसता है और वही जो है रिपीट होता रहता है बार बार। वो जो सवाल होते हैं, वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं। मतलब आपको टाइम, क्योंकि 350 में आपको फिल्टर करने में 1.5 घंटे लग जाएंगे, बट आप जो करा रहे हैं वो आपका वीडियो ही 30 मिनट का है, 40 मिनट का है, तो वो सब अच्छे सवाल होते हैं। जो मुझे नहीं आता था, मेरा सिंपल सा था, जो मुझे नहीं आता मुझे नोट करना है और वीक के अंत में रिवाइज करना है, ये मुझे करना ही था। तो मतलब जो आप सवाल होते हैं मुझे नहीं आता, मैं सीधे नोट करता था। और एडवांस तो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, और जब से मैंने पढ़ा, सच में ये बिल्कुल है कि मैंने आपसे पढ़ा, एडवांस मेरा कभी गलत नहीं हुआ। हाँ होगा ही। वो मतलब मुझे बिल्कुल, मैं कितने लोगों को मैं रिकमेंड कर चुका हूँ मुझे ये नहीं पता, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं सबको बताता हूँ कि कैसे कैसे करना है। क्या नाम है आपके यूट्यूब चैनल का? द क्रैकर। द क्रैकर। हाँ, भाई का यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर लो। और इंस्टाग्राम आईडी है इंस्पेक्टर नितिन शुक्ला, डालेंगे तो आ जाएगा। 2023 का अटेम्प्ट कैसे हुआ फिर? 2023 का अटेम्प्ट मैंने CSL दिया, मेरा क्लियर हुआ, और CSL प्री हुआ, CGL प्री हुआ। CGL का प्री का रिजल्ट पहले आ गया था। CSL में 16,000 वैकेंसी थी, 1600 वैकेंसी थी तब, और उसमें 16,000 लड़के लिए गए थे मेंस के लिए। मुझे एक चीज़ याद है, क्योंकि मतलब बहुत थोड़ा डीपली गया था मैं, और CGL में 8,000 के आसपास वैकेंसी थी। तो 2023 का CGL प्री मेरा रुक गया, प्री नहीं हुआ। और अच्छा। उस दिन मैं नहीं सोया था, पूरी रात नहीं सोया। बुरा लगा होगा? बहुत बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। और मतलब घर वाले मुझे पता था उसको कि इसका बुरा लगेगा, और उन्होंने मुझे बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो तुम। भैया बोलता था कि क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं हूँ ना, तुम पढ़ो, तुमको नहीं समझ में आ रहा, मत, तुम्हारा मन नहीं है पढ़ने का, मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये था कि पढ़ना तो है ही, और सबको उम्मीदें थी मुझसे कि ये भी कुछ करेगा, तो मैंने बोला कि ठीक है। और मैं रात को रोया, प्री नहीं हुआ। प्री नहीं होने की वजह थी, मेरा 1.5 नंबर से प्री रुका था। और यही चीज़ मैंने यूट्यूब में बोला था कि मैंने बोला था कि क्योंकि 2022 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके बाद मैंने 2023 से यूट्यूब अपना शुरू कर दिया था। तो मैंने बोला था कि मेरा 1.5 नंबर से रुका था, और उसका रीज़न था कि मेरा जो सिस्टम था कानपुर में, वो 5 मिनट हैंग हुआ था। तो वो 5 मिनट बाद शुरू हुआ था, और मैंने दो क्वेश्चन स्किप किए थे कि मैं इनको कैलकुलेटिव इनको बाद में करूँगा। एक क्वेश्चन मुझे याद है, x + 1/x बराबर करके था, और रूट था उसमें, और x⁵ + 1/x⁵ पूछा था, इसका सवाल पूछा था। तो वो मुझे आज भी याद है कि वो मैं नहीं कर पाया था, क्योंकि आता था, ईजी है, थोड़ा कैलकुलेटिव था, और मैंने उसको लास्ट के 30 सेकेंड शुरू बचा था, तो मैंने थोड़ा किया, 30 सेकंड में गेस लगाया कि ऐसे होगा, और 2 ऑप्शन मैंने चूज किए कि इसमें हो सकता है। जो मैंने मारा वो गलत हो गया, तो शायद वो सवाल गलत सही होता तो 23 में ही मेरा सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि मैं मेंस के लिए बैठ जाता। हाँ। तो कितनी ऐसी कमियों की वजह से, टेक्निकल ग्लिच की वजह से बच्चों का रुक जाता है। क्या है कि मेरे साथ सब कुछ घटा है। अब मैं ये टेक्निकल मेरी चीज घट गया, इससे बाहर हुआ, कई लड़के ऐसे बाहर होते हैं। 23 CSL की बारी, मेंस मैंने दिया, मेरे नंबर थे 301 नंबर मेंस में, 1600 वैकेंसी जिसमें थी, उसमें कट ऑफ कितनी गई 293, जो सबसे पोस्ट के 293, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फाइनल आंसर की में उन्होंने 3 क्वेश्चन बदल दिए, इससे लड़के बाहर होते हैं, मैं भी बाहर हो गया। 293 सारे वो देख लिया आपने? 301 से 293 मेरे बाहर हुए, और मैं 290, मेरा नंबर कितना हुआ 289। मैं कितने नंबर से बाहर हुआ? 4 नंबर मतलब एक क्वेश्चन मेरा एक्स्ट्रा सही होता, जो उन्होंने गलत किया, तो मैं 23 में ही सिलेक्शन CSL में ले लेता, बट मेरा नहीं हुआ। एट द एंड 2024 में फिर 24 मैंने CSL दिया, CGL दिया, दोनों प्री हुए मेरे। CGL में मेरा 171 नंबर था, और CSL में मेरा 157-60 नंबर के आसपास था। तो CSL का रिजल्ट 18 फरवरी को आया था। तो क्या हुआ कि मैं एक निमंत्रण पर गया था, मैंने वहाँ देखा, और उसकी कट ऑफ गई 321 नंबर लोएस्ट पोस्ट की। मेरे नंबर कितने थे? 318 नंबर। 3 नंबर मतलब एक क्वेश्चन। तो 3 पेपर हो गए जो मेरे एक क्वेश्चन से रुके, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला कि फ़ोन आया कि नितिन तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं बोला कट ऑफ कितने? बोला 300। तो मुझे कोई नहीं, मैंने उससे बोला फ़ोन में, मेरे छोटे चाचा का लड़का है, उसने बोला, मैंने बोला कोई नहीं, CGL तो है अभी, उसका रिजल्ट आना बाकी है, क्योंकि उसका पेपर मेरा 20 जनवरी को था। अब CGL का रिजल्ट आया 12 मार्च को रात को 11:55 के आसपास। 13 मार्च को हम लोग क्योंकि 12 बज चुका था। एक बात बता दूं, 12 मार्च को भैया का भी रिजल्ट आया था, जब भैया का सिलेक्शन हुआ था।
हाँ। और मेरा भी रिजल्ट 12 मार्च को ही आया था। तो दोनों का सिलेक्शन की डेट एक ही है, 12 मार्च। और उस दिन मैं प्रिवेंटिव ऑफिसर बना। और यही है कि मेरे साथ सब कुछ घटा। एक टेक्निकल दिक्कत हुई, आंसर की चेंज होने के बाद मेरे नंबर भी घटे। और मतलब जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी बाहर होने की, वो सब पॉसिबिलिटी हुई। मैंने पेट का एग्ज़ाम भी दिया, लेखपाल के लिए 63.96 नंबर चाहिए था मेंस पेपर लिखने के लिए। मेरे थे 63.90, तो 0.06 से वहाँ भी बाहर हुआ था मैं। तो बहुत असफलताओं के बाद एक सफलता मिली मेरे को। और बस क्या वो एक दिन की सफलता सारी असफलताओं को भुला देती है? क्या होता है ना कि असफलता आपको तभी मजा देती है जब आप सफल हो गए होंगे। क्योंकि मैं यहाँ कहानी बता रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने इतनी स्ट्रगल की। वो स्ट्रगल आपको तभी अच्छा लगेगा जब आप सफल हो जाएंगे। नहीं तो आप सबसे बोलेगे कि हम लोगों ने किया, कुछ नहीं मिला। अच्छा, मैथ तो हम थे, कोई दिक्कत हुई नहीं। अंग्रेजी कैसे करी भाई? हिंदी मीडियम के प्रॉपर बच्चे थे। हिंदी मीडियम का था और मुझे अंग्रेजी में बहुत दिक्कत हुई। मतलब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। मैंने CGL का प्रीलिम सेक्शनल मॉक दिया, मेरे 25 में 12 नंबर है, 12 या 15। मैं परेशान, मैं बोला कि ये सब तो मतलब पहला मैंने मॉक दिया था, एक फुल मॉक दिया तो मेरे 57 नंबर थे, मुझे याद है। 57 नंबर थे मेरे 200 में से 57 नंबर थे। तो मतलब क्योंकि मैंने ऐसे मतलब मैंने पढ़ा नहीं था कुछ भी, बट मैंने शुरू किया था तो 1 महीने के अंदर वो मॉक दे दिया था। तो फिर मैंने उसके बाद कसम खाई कि भाई जब तक थोड़ा सा सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा तब तक मैं मॉक नहीं दूंगा। क्योंकि मॉक देने का कोई मतलब नहीं था ना, और आपको डिसअपॉइंटमेंट होते हैं कि नंबर नहीं आ रहे। तो 57 नंबर था मेरा पहला मॉक, और CGL लास्ट में मेरा 171 नंबर तक पहुंचा था। तो ये बहुत 3 गुना हो गया। तो बहुत लंबा सफ़र है, 4 साल का सफ़र है। और 4 साल मेहनत करी, 4 साल मेहनत करी लगातार। मतलब होता क्या है ना कि अगर आपका प्रीलिम्स हुआ और मेंस लगा, प्रीलिम्स हुआ मेंस लगा, आपका पढ़ाई का रोटेशन बन रहता है। हाँ। अगर आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, फिर 1 साल बाद आपका पेपर होगा, जो SSC की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे लिए क्या था कि प्रीलिम्स होता था, मेंस होता था, प्रीलिम्स होता था, मेंस। तो मेरी पढ़ाई कभी भी नहीं टूटी, ब्रेक नहीं। और CGL से SSL दोनों देते रहा। तो मेरा क्या होता, कभी भी ब्रेक नहीं हुआ। हर 2 महीने 3 महीने मेरे एग्जाम लगा ही रहता था। तो मेरी पढ़ाई कभी भी ब्रेक नहीं हुई। और 4 साल लगा 4 साल लग गए जब। तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम अच्छा कर रहे हैं तो कभी किस्मत साथ नहीं देती है, एट लास्ट आपका साथ देगी। तो मॉक टेस्ट कितने लगा लिए होंगे तुमने? मॉक टेस्ट गिनती नहीं है मेरे कितने लगा लिए हैं। कितना रोल है मॉक टेस्ट का? बहुत बड़ा रोल है। और लाइव मॉक आपका भी आता था, मैं देता था। और लाइव मॉक देते, क्योंकि मॉक एक जगह से नहीं देना चाहिए, 2-3 जगह से मुझे लगता है देना चाहिए। क्योंकि एक जगह देने से क्या होता है, कई बार एक पैटर्न पे मॉक देने लगते हैं, तो इसलिए 3-4 जगह देना चाहिए। मैंने 3-4 जगह खरीदे नहीं थे। फ्री वाले वो जो होते हैं, फ्री वाले लाइव मॉक में 3-4 जगह देता था। तो 2 जगह से मैंने खरीदा था, तो 3-4 जगह से मैं मॉक देता था। तो मॉक का तो बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा रोल था। और जैसे इंग्लिश की बात हम लोग कर रहे थे, हिंदी मीडियम वालों के लिए इंग्लिश मतलब कोई पैसेज पढ़ना उसको समझ में नहीं आना कि पैसेज क्या पढ़ रहे हैं। तो बहुत लोगों को क्वेश्चन, मेरे लिए आज भी बहुत लोगों को क्वेश्चन आते हैं कि इंग्लिश मीडियम मतलब हिंदी मीडियम वाला लड़का इंग्लिश कैसे तैयार करता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। और ये मतलब मेरे को भी नहीं पता था। मैं भी ये क्वेश्चन बहुत लोगों से पूछा हूँ सिलेक्शन के पहले, भाई हिंदी मीडियम के हो कि, सबसे पहले लड़का सवाल क्या करता है, भाई हिंदी मीडियम हो कि इंग्लिश मीडियम। और जैसे कोई बोलता था कि नहीं, ये बात सही है, अगर इंग्लिश मीडियम का लड़का है तो उसकी इंग्लिश एज तो होता है, उसे फायदा होता है, क्योंकि वो सब चीजें इंग्लिश में ही पढ़ता चला आ रहा है बचपन से। तो जो पैसेज रीडिंग है ना उसका, वो उसको बहुत बड़ा फायदा देता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर कैसे इंग्लिश कैसे पढ़ते थे फिर? तो मैंने इंग्लिश शुरू की और मुझे कुछ नहीं था, तो मैंने नीतू मैम का कोर्स लिया था और उनसे पढ़ा मैंने, और ग्रामर उनसे की मैंने। तो ग्रामर मेरी तैयार हो गई। मेरा क्या होता था, जैसे मैंने नाउन पढ़ा तो नाउन के बाद यूट्यूब में जाके नाउन प्रैक्टिस, ये चीज़ मैं मैथ में भी करता था। जैसे मैथ में आपका चैप्टर मैंने कोई पढ़ा, ठीक है, जैसे परसेंटेज मैंने पढ़ा, तो सबसे पहले मैं बुक में जाके परसेंटेज के सवाल लगाऊंगा, देन मैं चैप्टर आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल सही, ठीक है। वो मैं ऐसा नहीं। दूसरी चीज मेरा क्या था कि मैंने कोर्स कंप्लीट करने के लिए भागा नहीं हुआ कि क्या कभी कभी रुक के ठहर के पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ना है ठहर के। एक बार जब, क्योंकि एक बार आप पढ़ लेंगे, भागेंगे ना तो आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा। यही तो पेशेंस नहीं है बच्चों में आज के। क्या होता है ना कि कई बच्चे होते हैं जो 6 महीने में नौकरी निकालने आ जाते हैं। कई लोग होते हैं भाई, आज बैच लेंगे तो 2 महीने बाद ही सब सिलेबस खत्म,
खत्म कब होगा? सिलेबस ये नहीं, सिलेबस खत्म करने के चक्कर में जो होता है ना, उसका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि वो केवल सिलेबस खत्म कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है। मेरे साथ के बहुत लड़के हैं जो सिलेक्शन लिए हैं, आज तक वो लोग कभी भी नहीं बोले कि सिलेबस कब खत्म होगा, क्योंकि सिलेबस कभी नहीं खत्म होता। हाँ, नई चीजें जुड़ती ही रहती हैं, आपको सब अपडेट रहना चाहिए। और सिलेबस आप कंप्लीट कर लेंगे, मान लीजिए 6 महीने में कंप्लीट कर लिए, पर 6 महीने में सिलेक्शन नहीं होगा। आपको कमांड बनानी पड़ेगी, पूरे सब्जेक्ट में कमांड बनानी पड़ेगी, क्योंकि कमांड नहीं बनाएंगे तो आप वहाँ नहीं कर पाएंगे। कई बार क्या होता है, लड़कों को सवाल आते हैं एग्जाम हॉल में, नहीं कर पाते। मेरे साथ भी होता है, मैं भी गया हूँ, मुझे सवाल आते थे, मैं नहीं कर पाया। टाइम, क्योंकि कमांड से ही आपका सब कुछ है, तो कमांड बनाना बहुत जरूरी। वो तो है भाई, बिल्कुल बढ़िया बात है। अब डिपार्टमेंट में आके कैसा लग रहा है इसमें, कस्टम में? डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया है। और कोई अच्छी सी बात बताओ डिपार्टमेंट की। डिपार्टमेंट की अच्छी बात यह है कि आपको बोरियत महसूस नहीं होगी, एक काम नहीं करना आपको। फील्ड जॉब है, डेस्क जॉब है, सब जॉब है। सफल भी होता रहता है। हाँ, सफल भी होता है। 6-6 महीने में आपकी चेंज होती रहेगी। जैसे हर जोन का अलग है, चेन्नई जोन अलग है, मुंबई जोन अलग है, हर जोन का अपना अलग सिस्टम है। कई जोन में 1-1 साल में कर रहे हैं चेंज, जैसे चेन्नई जोन में 6-6 महीने में चेंज कर रहे हैं। तो आप कभी भी बोरियत महसूस नहीं होगी। मुझे बेस्ट जॉब लगती है। और थोड़ा सा आप यूनिफॉर्म जॉब भी है, अच्छा लगता है। पब्लिक प्लेस, एयरपोर्ट में आपकी पोस्टिंग है, पब्लिक से डील करना है। जो वर्दी है डेली पहननी होती है? डेली नहीं पहननी होती आपको। ओके। आप सिविल में जाते हैं, जैसे मैं ऑफिस गया हूँ, सिविल में जाता हूँ, कई ओकेजन में आपको पहननी पड़ती है। और एयरपोर्ट पे पोस्टिंग है तो आपको पहननी पड़ती है। हाँ, एयरपोर्ट पोस्टिंग के हिसाब से आपको यूनिफॉर्म का पहनना पड़ता है। तो बाकी जैसे डेस्क जॉब है, आपको कभी नहीं पहनना पड़ेगा। सिविल में आप जा सकते हैं, आ सकते हैं डेस्क जॉब में। जैसे हम तो यूपी के हैं, यूपी का हमें वो खाना भी जो है ना, बड़ा प्यार है यूपी के लोगों को। तो वही चाट पकौड़ी से भी है। तो साउथ में जैसे चेन्नई में है, तो वहाँ कैसे मन लग रहा है और खाने पीने का कैसे एडजस्ट कर रहा है? खाने पीने का क्या है कि जैसे भैया भाभी हैं तो घर में मुझे खाना मिल रहा है। तो मेरे को तो ऐसा फील कुछ नहीं हो रहा कि मैं बाहर हूँ। सच बताऊँ तो भैया भाभी हैं, इस चक्कर में वहाँ पे रह पा रहा हूँ, क्योंकि घर जैसा माहौल मेरे को मिल रहा है। और क्या है कि ये थोड़ा सा चाट पकौड़ी मिस करता हूँ वहाँ पे मैं, क्योंकि वहाँ मिलता है, बट जो टेस्ट यहाँ का है वो वहाँ का टेस्ट नहीं, वहाँ के मसाले ही अलग हैं। बाकी जो जैसे डिपार्टमेंट है जहाँ हम गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रह रहे हैं, वहाँ पे 80-90% नॉर्थ के ही, नॉर्थ के। तो आपको लैंग्वेज बैरियर भी उतना महसूस नहीं होगा। अपार्टमेंट के अंदर भी, ऑफिस के अंदर जो है 80% लोग नॉर्थ के। अच्छा, इसमें प्रमोशन कैसे कैसे हैं? प्रमोशन के क्या सीन है कि बैच होता है। जैसे भैया का प्रमोशन 4 साल में हो गया, क्योंकि तब सुपरिटेंडेंट कम थे। अब जैसे मेरा प्रमोशन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 6 से 7 साल कर रहा हूँ। और इसके बाद जो पहला प्रमोशन होता है सुपरिटेंडेंट का, इसके बाद होता है असिस्टेंट कमिश्नर का। ओके। तो असिस्टेंट कमिश्नर IRS हो जाता है। अब जैसे भैया को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6-7 साल में जब मैं सुपरिटेंडेंट बनूंगा तो वो असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएंगे। तो प्रमोशन कस्टम में ठीक ठाक है, क्योंकि GST में 10-12 साल ले लेता है सुपरिटेंडेंट। प्रमोशन स्लो है वहाँ पे, तो प्रमोशन वहाँ पे थोड़ा अब कस्टम में भी स्लो कर रहा है, क्योंकि भीड़ भरती जा रही है कस्टम में भी। तो तस्करी भी आ गई मूवी, तो उस चक्कर में भी तस्करी वेब सीरीज इमरान हाशमी की फ्री में प्रमोशन हो गया उसका। तो आप लोगों को परी बनी है पूरी। मैं दोस्त का मैसेज आ रहे भाई, मैंने देखा 20 वालों को तो जलवा है। मैं बोला अरे यार ऐसा ही रोला चलता है। तो फील्ड जॉब में क्या है वहाँ पे रोमांच? फील्ड जॉब में रोमांच भी है, चैलेंज भी है, क्योंकि आपको पब्लिक से डील करना है। और मतलब एज ए कस्टम ऑफिसर आप अगर एयरपोर्ट में हैं तो चारों तरफ कैमरे हैं, आप किसी से बदतमीजी में बात नहीं कर सकते, किसी से कुछ भी नहीं बोल सकते, मतलब ना किसी झगड़ा मुगड़े। वो लोग आपको बोल देंगे, ड्यूटी भी करनी है, वो लोग आपको बोल देंगे। पैसेंजर आपको बोल देता है, कभी कभी बदतमीजी करता है पैसेंजर, बट आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आप डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल। दूसरी चीज, अब सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत लोग फोन लेके कुछ भी करो, वीडियो पोस्ट कर देंगे। उसके पीछे की स्टोरी क्या है ये लोग नहीं जानते। हाँ, वो तो उतना पार्ट ही देखते हैं लोग जितना दिखाया गया। तो पीछे की स्टोरी कोई नहीं जानता, कौन गलत है कौन सही है। और उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट लोग को ही गाली देते हैं, गवर्नमेंट वाले को ही गाली देते हैं ज्यादातर लोग। तो ये होता है, चैलेंज भी है और बढ़िया है, आपको पब्लिक डील होगा। जैसे कई लोग हैं जो मुझसे पूछे कि साउथ में क्या ले लूँ,
तो मतलब मुझे 46 लेना है, साउथ मिलेगा तो मैं क्या लूँ, तो मैंने सीधे बोला 20 ले लो। तो एयरपोर्ट पे भी ड्यूटी हो सकती है और सी पोर्ट पे भी? एयरपोर्ट, सी पोर्ट, एयर कार्गो सब जगह हो सकती है आपके। और जैसे मैं अभी एयर कार्गो पे हूँ। अच्छा। हाँ। तो जो डेस्क जॉब होती है इसमें क्या काम होता है मेनली? डेस्क जॉब होता है, जैसे डेस्क जॉब होता है कोई ऑर्डर पास हुआ, हाँ। जैसे मैं देख रहा हूँ कोई ऑर्डर पास हुआ, वो ऑर्डर सही से पास हुआ कि नहीं, उसमें जो नियम रूल लगे हैं, जो रेगुलेशन लगा है, जो सब कुछ लगा है वो सही से लगा है। जैसे मान लीजिए कोई इम्पोर्टर है, अब उसने कुछ इम्पोर्ट किया, तो उसने लगाया कि इस रेगुलेशन के तहत हमको इतनी छूट मिलनी चाहिए, बट उसका जो सामान है, जो गुड्स है वो अलग है, उसने दूसरे गुड्स पे लगा रखा है। हमको ये सब चेक करना पड़ता है डेस्क जॉब में कि सब कुछ सही लगा है कि नहीं, उसी रेगुलेशन जिस चीज सामान के लिए है वही रेगुलेशन उसके लिए लग रहा है कि नहीं, ये सब चेक करना। अगर नहीं लग रहा तो उसके खिलाफ अपील करेंगे हम लोग। ऐसे सब चलता है। तो जैसे कोई लग्जरी बैग या लग्जरी कार आ रहा है या लग्जरी वॉच आ रही है तो उस पर कितनी कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है? उसमें कस्टम ड्यूटी पे करने की, जैसे कार आ रहा है वो सी पोर्ट से आएगा, ये सब एयर कार्गो में नहीं आता है। हाँ। वो सी पोर्ट कार में आएगा, जैसे आपका लग्जरी बैग ये एयरपोर्ट में आता है। हाँ। एयर कार्गो कस्टम वो लेके आ रहा, पैसेंजर लेके आ रहा, पैसेंजर लेके आ रहा है। तो क्या होता है कि वहाँ पे आप जैसे कस्टम में आप वहाँ पे रुके हैं, एब्रोड में रुके हैं, तो क्या होता है कि 50,000 के ऊपर का आप कुछ भी सामान ला रहे हैं तो उसमें कस्टम ड्यूटी आपको देनी पड़ती है। कस्टम ड्यूटी वो आके आपको एयरपोर्ट पे पे करनी। एयरपोर्ट में यही होता है स्मगलिंग। अगर वो पे नहीं कर रहा है, चुप से निकल रहा है, चुप्पे से निकल रहा है पीछे से, आपने किसी पैसेंजर को पकड़ लिया कि भाई इसने 3 लाख का एक जो है लग्जरी बैग लिया, इसने कस्टम ड्यूटी नहीं दी, तो उस पे ड्यूटी 50,000 के ऊपर कुछ भी होगा हम लोग ड्यूटी लगाएंगे। हाँ। अगर वो बिना कस्टम ड्यूटी दिए निकल रहा है तो आप उस पर केस बनाते हैं? हाँ, अगर वो हम पकड़ते हैं, उससे पकड़ लिया, अगर वो देने को तैयार हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। देने को नहीं तैयार हुआ तो जो रेगुलर स्मगलर हैं जो पकड़े जाते हैं, आपको तो बहुत सारे लोगों का तो प्रोफेशन भी है लोगों का। हाँ, प्रोफेशन है। दूसरी चीज, मतलब मैं एयरपोर्ट में अभी वर्क किया नहीं तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है नहीं, 9 महीने हूँ मैं, बट जो क्या होता है कि वो लोग सब हम लोगों की लड़ाई चलती है। कभी वो पास हो गए, कभी हम पास हो गए, कभी वो निकल गए, कभी नहीं निकल गए। उनको हर बार बचना पड़ता है, आपको एक बार मौका चाहिए पकड़ने का। हाँ, उनको क्या है कि नहीं, उनका भी अपना अलग ही पूरा गिरोह चलता है उन लोगों का, है ना। हाँ, तो कई चीज दिक्कत होती है वहाँ पे भी। और एयरपोर्ट थोड़ा चैलेंजिंग जगह है, पब्लिक प्लेस पे ड्यूटी करना ही चैलेंजिंग है। बिल्कुल चैलेंजिंग है। तो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सिविलियन भी है, पैसेंजर भी हैं। क्योंकि आपने किसी की पैसेंजर को रोका, पीछे लाइन लगी है, वो लोग हल्ला मारने लगेंगे, पीछे से आवाज करने लगेंगे, चलो जल्दी करो। तो सब डील करना पड़ता है, तो थोड़ा चैलेंजिंग जॉब है। और बट आपको मजा भी आएगा, थ्रिल भी मिलेगा आपको। थ्रिल तो है ना। थ्रिल भी मिलेगा आपको। तो किसी को थ्रिल वाली जॉब चाहिए, प्रिवेंटिव इज द बेस्ट। मेरा भी एक दोस्त है, जिगरी दोस्त है मेरा कॉलेज का, साथ में हमने बीटेक करी है, अभिषेक कुमार गिरी। वो भी कस्टम में है, प्रिवेंटिव ऑफिसर, मुंबई एयरपोर्ट पे है वो। अच्छा। तो ये जो हीरोइनें हैं, कुछ हीरोइनें, ये 5-5 करोड़ की रिंग पहन के आ जाती हैं ऐसे। हाई प्रोफाइल लोग ये है ना, ये सब काम कर हाई प्रोफाइल जो बड़ी बड़ी हीरोइंस हैं, जो बड़े बड़े गानों में आती हैं, वो पकड़ ली मेरे दोस्त ने एक दिन। तो ऐसी चीजें होती हैं भाई। होता रहता है ये सब चीजें होते रहते हैं। आपको एयरपोर्ट पे ड्यूटी है, आपको क्रिकेटर मिलेंगे, आपको जितने सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े से मिलना तो अमूमन नॉर्मल होता है। भैया मिला, मेरे ब्रावो से मिला, धोनी से मिला, सब लोगों, सेन वाटसन से मिला, सब लोग से मिलते जुलते रहते हैं। वर्कलोड कितना है इसमें? वर्कलोड नॉर्मल ये वर्कलोड ऐसा नहीं है कि आप बहुत परेशान हैं। मैं बता रहा हूँ कि अगर दिन में आप 2 घंटे 3 घंटे काम कर लिए ना अच्छे से, तो आपका पूरा दिन का ही जाना। इतना ऐसा मुझे लगता है कई डिपार्टमेंट को छोड़ के, बाकी जैसे जीएसटी, कस्टम सेम ही है, डिपार्टमेंट तो सेम ही है। ऐसा सब दोनों जगह है कि आप अगर 2-3 घंटे दिन में बैठ के आपने काम कर लिया प्रॉपर, तो आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। सैटरडे संडे ऑफ रहता है। जैसे एयर कार्गो है वो सैटरडे ओपन है। ओके। एयरपोर्ट ओपन है 6 डे वर्किंग। बाकी जो जैसे चेन्नई में 7 कमिश्नरेट है, हाँ, वहाँ पे तो 2 कमिश्नरेट 6 डे वर्किंग है। बाकी जो 5 कमिश्नरेट वो 5 डे वर्किंग है। 6 डे वर्किंग 10 to 5 है, 5 डे वर्किंग 9 to 5 है। ओके, ठीक है भाई, बढ़िया। तो इसमें जो इनिशियल सैलरी थी आपके, फर्स्ट महीने का पे चेक कितना था गवर्नमेंट की तरफ से? फर्स्ट जो मेरा इनिशियल था, मैंने 28 अप्रैल को ज्वाइन किया था। हाँ।
तो 28, 29, 30, 31 मतलब 30 3 दिन का ये जुड़ा था, 1 महीने का। तो मेरा कुछ 89,000 रुपये आया था। 89,000 रुपीज़ मेरा जो पहली सैलरी थी वो हुई थी। तो क्या किया आपने पहली सैलरी का? पहली सैलरी का घर वालों को दे दी, बोला मिठाई खिलाया सबको, घर वालों को भी बोला, पापा बोला कि सैलरी आ गई। मैं यहीं तो चेन्नई में ही था मैं, और भगवान भोले बाबा के पास गए, सब उन्हीं का दिया हुआ है। बहुत उनको प्रसाद चढ़ाए और भैया लोगों को भी मिठाई खिलाया, फिर होटल खाना खाने गए। हाँ, तो सब अच्छा लगा और पिताजी को पैसे भेजे, तो सब बढ़िया भाई। तो गांव में तो आपका भोकाल होगा फिर? हाँ, गांव में भोकाल के साथ साथ क्या है, लड़के पढ़ने लगे। बिल्कुल यही है। तो कई लोग पढ़ने लगे हैं, और जो लोग एसएससी सीजीएल भी करने लगे। हाँ, सीजीएल। और जो मैं देख रहा हूँ कि जो 9th और 10th में इतने सब, वो बोल रहे हैं कि इनके जैसे बनेंगे। बढ़िया बात है। तो ये चल रहा है गाँव में। वर्दी पहन के गए हो कभी आप गाँव में? गाँव नहीं गया, अभी मौका नहीं मिला। मम्मी पापा आए थे चेन्नई, तो उनके साथ फोटो लिया था मैंने वर्दी पहन के, क्योंकि नासिक में छुपाना था उनके मैगजीन में, तो उस चक्कर में उन्होंने मांगा था और कि फोटो चाहिए हमको, तो फोटो दिया था। तो वर्दी पहन के तो अभी गाँव नहीं गया, भैया गया था। बहुत अच्छा लगा भाई बातचीत करके। और ये जो जॉब है कस्टमर प्रिवेंटिव ऑफिसर की, ये उतना एक्सप्लोर नहीं किया गया है, जबकि मैं मानता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट, डिसेंट, हाई पेइंग, मिनिमम वर्कलोड वाली और रोमांच भी, डेस्क जॉब भी, फील्ड जॉब भी, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कराने वाली जॉब है। तो जो बच्चे हैं वो प्रिवेंटिव ऑफिसर को भी ध्यान में रख के अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। शब्दों में नहीं बताया जा सकता उन्होंने कितना परिश्रम किया माता पिता ने। जो पिताजी हमारे वो 3,000 भी नहीं कमा पा रहे थे, वहाँ से यहाँ तक आना बड़ी बात है। और बट क्या है ना कि गांव में जो आप लोग पहुँचा रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। थैंक यू भाई। क्योंकि एक बढ़िया कंटेंट जो आप पहुँचा रहे हैं, जो लड़कों के काम का है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। ऑनलाइन टीचिंग होने की वजह से गांव में जो बैठे लड़के हैं ना, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो अपने मोबाइल से निकाल के पेपर निकाल रहे हैं। बिल्कुल, मैं देखता हूँ कि गांव में जिनके घर में कमरे नहीं है, वो लड़के फ़ोन में आपके वीडियो देख के पढ़ रहे हैं। तो ये बड़ी चीज़ है। और क्या है ना कि ऑफलाइन कोचिंग में जो चीज़ें 25,000 की मिल रही है, वो केवल 1,500 में मिल रहा है। ऑनलाइन में बढ़िया कंटेंट मिल रहा है, तो बहुत फ़ायदा करता है। मैं वो चीज़ें से निकल के आया हूँ ना, तो मुझे पता है कि ये सब चीज़ें कितना क्योंकि मार्केट में बहुत चीज़ें आ गई हैं, बट एक सही स्ट्रेटजी और प्लान के साथ पढ़ेंगे ना आप, तो जैसे मुझे 4 साल लग गया, तो कितना आपको नहीं लगे, क्योंकि मैं 4 मेंस दे के फेल हो गया, CSL सीजीएल सब कई मेंस फेल हुआ मैं। बट एक सही स्ट्रेटजी और प्लान के साथ पढ़ेंगे तो बट कभी ये मत सोचिए कि 6 महीने में, पेशेंस रखिए। क्योंकि यहाँ पे मेंटली प्रिपेयर होना है और आपको फिजिकली सब कुछ प्रिपेयर होना है। अपने आप को स्वस्थ रखिए, सबसे चीज़ यही ज़रूरी है कि अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और थोड़ा धैर्य रखिए। हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, बट हो जाएगा आपका। पेशेंस रखें। अगर आपके पास कोई अच्छा विकल्प है इससे, तो आप हट सकते हैं। अगर आपको चीज़ों से निकलना है, संघर्ष से निकलना है, तो पढ़ाई एक एजुकेशन ही एक मात्र मेरे घर वालों के लिए यही एक रास्ता था जिससे निकल सकते थे। हम लोगों ने उसी को चुना, और इसमें जो योगदान है मेरे घर वालों का बहुत बड़ा है। भाई, मैंने बोला ना कि भैया के लिए तो मम्मी पापा थे, मेरे लिए मम्मी पापा भैया थे। हाँ, चलो भाई, बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा लगा सर, मुझे भी बहुत बढ़िया लगा। सपना था मिलना और ऐसे इंटरव्यू देना और आपसे बात करना, ये सब सपना था, और आज बहुत अच्छा लगा भाई। धन्यवाद सर।